Hello students, this is Amit, your English teacher. Here with I am going to explain the third poem of your first flight book. The title of the poem is A Tiger in the Zoo. At first I will give a brief summary of this poem, and after that I will explain the text line by line along with difficult words. Since it is a poem, I will also explain figures of speech, that is also called poetic devices. The poem begins with the description of a tiger. That is very beautiful, and is walking in his little cage. पोएम की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक टाइगर होता है, बड़ा खूबसूरत होता है, एक छोटे से पिंजड़े में कैद होता है और उस छोटे से पिंजड़े में ही चहलकदमी करता रहता है. He has beautiful strips on his skin. उसके शरीर पर खूबसूरत सी धारियां होती हैं और उसके जो पंजे होते हैं वो बड़े स्मूथ होते हैं. वेलवेट एक प्रकार का जो फैब्रिक होता है उसके जैसे नरम और मुलायम होते हैं. बट द टाइगर इज नॉट हैप्पी. ही इज क्वाइट, बट ही इज इन एंगर. ही ट्राइज टू कंट्रोल इट्स एंगर. He is angry because he is being confined in the cage. Therefore he is angry. टाइगर जो है शांत तो है लेकिन बड़ा गुस्से में है. उसको इस प्रकार से पिंजरे में कैद किया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं. सेकंड स्टैंजा में पोएट कहता है, फर्स्ट स्टैंजा में पोएट टाइगर को जू में दिखाता है कि जू में टाइगर की क्या स्थिति होती है. सेकंड स्टैंजा में पोएट इमेजिन करता है कि टाइगर यदि जंगल में होता तो क्या करता. भाई, तो इफ ही वुड बी इन अ फॉरेस्ट ही वुड हैव बीन हाइडिंग हिमसेल्फ बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास नियर सम वाटर बॉडी in order to catch its prey, that is the deer. जंगल में किसी पानी के स्रोत लंबे उगे घासों में अपने आप को छुपा के रखता ताकि कोई हिरन, खास करके कोई हिरन आए पानी पीने तो उसका वो शिकार करता. अगर जंगल में होता तो ये करता. बट द रियलिटी इज टोटली अपोजिट टू दिस. लेकिन सच्चाई तो पूरी तरह से विपरीत थी. वो तो पिंजरे में किसी जू में कैद था. ही वॉज कॉन्फाइंड इन अ केज विच वॉज मेड अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल. वो एक ऐसे पिंजरे में कैद था जो कि मजबूत कंक्रीट का बना हुआ था. एंड ही वॉज हेल्पलेस देयर. वो वहाँ पूरी तरह से असहाय था. He could not show his power to the visitors. वहाँ वह आने वाले दर्शकों को, यात्रियों को, जो जू घूमने आते थे, विजिटर्स, उन्हें अपना पावर नहीं दिखा सकता था. तो यहाँ पर पोएट ने टाइगर को एक पावरलेस दिखाया है. डिस्पाइट बीइंग अ माइटी एनिमल, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनिमल, हियर the cage is, the tiger is confined in a small cage and it becomes powerless. Therefore he was angry, but he was confined and he couldn't show his power to the visitors. He says that during night also he is alone. वो कहता है रात्रि के समय में भी एलोन, अकेला है.
वो पेट्रोलिंग की जो गाड़ियाँ होती हैं, गार्डिंग या विजिलेंस वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, उनके हॉर्न सुनाई पड़ते हैं उसको, और वो तारों की, आकाश में चमकते हुए चमकीले तारों की तरफ चुपचाप एकटक देखता है। द केज लाइफ हैज़ टोटली चेंज द टाइगर्स पर्सनैलिटी। इस पिंजरे में बंद टाइगर का जो जीवन है, उसने उसके पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल दिया था। पोएट ये कहना चाहता है कि द एनिमल विच इज फेमस फॉर इट्स फियरलेसनेस एंड फ्रीडम इज कॉन्फाइंड, अनफॉर्चुनेटली इट इज कॉन्फाइंड by the human beings who want to derive pleasure by looking at him in the zoo cage। और इंसान क्या चाहता है? खुश होना चाहता है। चिड़ियाघर के जू के पिंजड़े में कैद करके टाइगर को देखकर इंसान खुश होना चाहता है। तो ये इस पोएम का समरी था। अब मैं लाइन बाय लाइन पोएम को एक्सप्लेन करूंगा, स्टैंजा वाइज, लाइन बाय लाइन। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे वो भी एक्सप्लेन करता चलूँगा। उसके बाद प्रत्येक स्टैंजा के एंड में जो भी उसमें फिगर ऑफ स्पीच या पोएट यूज हुए हैं उनको भी एक्सप्लेन कर से सुनेंगे मेरी बात को। Now come to the first stanza of the poem. He stalks in his vivid strips. Stalk मतलब फॉलो करना, पीछा करना। In his vivid strips, यहाँ पर है stalk का मतलब move around, move around। विविड का मतलब होता है ब्राइट कलर्ड, क्लियर भी होता है। स्ट्रिप्स का यहाँ पर मतलब है टाइगर के शरीर पर जो लंबी, लॉन्ग एंड नैरो जो धारियाँ होती हैं उन्हें यहाँ पर स्ट्रिप्स बोला जा रहा है। Pads of velvet quite पैड्स यानी पंजा। वेलवेट मतलब वेलवेट एक प्रकार का फैब्रिक होता है जो बहुत ही स्मूथ होता है, अर्थात उसके पंजे बड़े स्मूथ हैं, रहता है और कोई आवाज़ नहीं निकलती है। टाइगर के पैरों का जरा भी आहट सुनाई नहीं पड़ता। इन हिज क्वाइट रेज, टाइगर जो है बड़े गुस्से में है। ही ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर बट ही वॉज इन अ ग्रेट रेज टू। अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करता है लेकिन गुस्से में तो है, बिकॉज ही इज नॉट फ्री, क्योंकि वो फ्री नहीं है। तो वर्ड मीनिंग हो गया, स्टॉक का मतलब फॉलो, मूव अराउंड, विविड यानी ब्राइट कलर्ड, स्ट्रिप्स जो लॉन्ग नैरो धारियाँ होती हैं टाइगर के शरीर पे उनको बोला जा रहा है। पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट इज ए टाइप ऑफ वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ फैब्रिक। पैड यहाँ पर उसके पंजों को बोला जा रहा है। और क्वाइट रेज, क्वाइट और रेज ये दोनों बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स होते हैं। रेज यानी कि एंगर, क्वाइट यानी कि पीसफुलनेस। अब इसका अर्थ समझें। पोएट यहाँ कहता है कि टाइगर जो कि एक पिंजरे में बंद, जू के एक पिंजरे में बंद है, वो अपने पिंजरे के अंदर चहलकदमी करता है अपने उसी ब्राइट कलर्ड स्किन के साथ। आगे कहता है पोएट कि टाइगर कुछ ही कदम चल सकता है, द फ्यू स्टेप्स, क्योंकि पिंजरा छोटा है और उसमें चलना उतना आसान भी नहीं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, कोई उसके कदमों की आवाज़ नहीं सुन सकता क्योंकि उसके पैर बड़े सॉफ्ट हैं।
तो पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट हियर रेफर्स टू सॉफ्ट फीट ऑफ द टाइगर. पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट हियर रेफर टू फीट ऑफ सॉफ्ट फीट ऑफ द टाइगर इन हिज क्वाइट रेज. शांत भी, गुस्सा में भी, मतलब वो अपने गुस्से को काबू पाने की कोशिश करता है. उस छोटे से लिमिटेड एरिया में चंद कदम चलकर अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करता है. फिर भी वो गुस्से में है, बिकॉज ही इज नॉट फ्री, क्योंकि वो आज़ाद नहीं है. तो हियर द फर्स्ट स्टैंजा, इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज दैट द टाइगर that is confined in the zoo takes few steps in the cage under his bright colored skin. The tiger can take only a few steps because the cage is small. One cannot hear his footsteps because he has very soft feet, and there is no sound of the tiger's footsteps. The tiger tries to control his anger, but still he is angry because he is not free. It is a summary and explanation of the first stanza of this poem. I have also discussed different difficult words of this stanza. अब इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेज हैं जिन्हें फिगर ऑफ स्पीच भी बोला जाता है, पोएटिक डिवाइसेज भी बोला जाता है. ये कुछ ऐसे पोएट अपने कंपोजिशन में, अपने पोएट्री में एक विशेष प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने की कोशिश करता है. सबसे पहले हम राइमिंग स्कीम देखेंगे क्या है इस पोएम का. तो इस फर्स्ट स्टैंजा का राइम स्कीम, तो पहला जो लाइन है उसका लास्ट जो वर्ड है वो है स्ट्रिप्स, दूसरा है केज, तीसरा है क्वाइट और चौथा है रेज. तो दूसरा और तीसरा लाइन का जो एंडिंग वर्ड है, जो राइम है, वो दोनों सेम है, केज और रेज. लेकिन पहला और तीसरा जो है, एक है स्ट्रिप्स, दूसरा है क्वाइट, ये डिफरेंट है. तो इसका राइम स्कीम होगा, सबसे पहले वाले को हम ए मानते हैं, दूसरे को अगर डिफरेंट हो तो बी मानते हैं. तो पहला ए हुआ तो दूसरा बी हुआ, तीसरा इन दोनों से डिफरेंट है तो इसको सी मानेंगे, और चौथा जो है वो दूसरे के समान है तो चौथे को भी बी मानेंगे. यानी पहले स्टैंजा का जो राइम स्कीम हुआ वो हुआ ए बी सी बी, ए बी सी बी, ये हुआ राइम स्कीम. अब कुछ डिवाइस देख लेते हैं भाई. तो सबसे पहला डिवाइस इसमें यूज हुआ है पर्सनिफिकेशन, क्योंकि भाई पोएट ने टाइगर को ही कह के रेफर किया है, ही, एंड दैट इज ए पर्सनल प्रोनाउन. तो पहला जो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज हुआ वो हुआ पर्सनिफिकेशन. दूसरा भाई मेटाफोर भी यूज है यहाँ पर. एक टाइगर के पंजे की तुलना वेलवेट से की गई है, पैड्स ऑफ वेलवेट से की गई है, ये मेटाफोर हुआ. दोनों में एक प्रकार की समानता है, दोनों स्मूथ हैं, इसलिए टाइगर के पॉज यानी उसके पंजों की तुलना पैड्स ऑफ वेलवेट से कर दी गई है भाई, ये मेटाफोर हुआ. अब एक और पोएटिक डिवाइस होता है जिसको इंजैममेंट बोलते हैं. अगर किसी पोएम में, किसी स्टैंजा में सेंटेंस लगातार कंटिन्यू होते रहें नेक्स्ट लाइन में बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो इसको बोला जाता है. और इस स्टैंजा में इमेजरी का भी यूज किया गया है. जैसे पोएट यहां पर टाइगर का एक इमेज क्रिएट करना चाहता है. He stalks in his vivid strips, the few steps of his cage,
तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, ऐसा कह के टाइगर का एक इमेज क्रिएट करना चाहता है। ऐसे पोएटिक डिवाइस को इमेजरी, तो मुख्य रूप से यही पोएटिक डिवाइस का प्रयोग इस स्टैंजा में किया गया है। नाउ कम टू द सेकंड स्टैंजा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। पहला स्टैंजा में हमने एक टाइगर को एक जू में देखा। टाइगर को किसी जंगल में घने पेड़ की छाया में छुपे हुए होना चाहिए था, अपने शिकार की ताक में। लर्किंग, टू बी हिडन, एज टू वेट फॉर प्रे, PREY प्रे, शिकार, शिकार की तलाश में छुपना, लर्किंग। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे घासों में छुपते छुपाते उसे मूव करना चाहिए था पानी के स्रोत के पास, जहां पर हिरन पानी पीने आते, जहां से गुजरते। प्लम्प बोलते हैं राउंड शेप को, यानी गोल मटोल मोटे ताजे हिरन जहां से गुजरते पानी पीने के लिए, तो वहां उसको छुपकर अपने शिकार की ताक में होना चाहिए था। लंबे घास के बीच में से गुजरते हुए अपने शिकार की तलाश में होना चाहिए था। किसी पेड़ की छाया में छुपा होना चाहिए था। लेकिन वो है कहाँ? एक पिंजरे में, एक जू के एक छोटे से पिंजरे में वो कैद है। In the second stanza, the poet says that if this tiger was free, he would have hid himself behind the long grass. कहता है कि अगर ये टाइगर फ्री होता तो क्या करता भाई? तो he would have hid himself behind the long grass, लंबे घास के पीछे छुपा होता, near the water bodies, किसी पानी के स्रोत के पास, so that he could easily catch a deer in order to have it as its food, ताकि आसानी से किसी हिरन को अपना भोजन बना सकता। बेसिकली द पोएट वांट्स टू से दैट द एक्चुअल लाइफ ऑफ ए टाइगर इज टू लिव इन जंगल। पोएट ये कहना चाहता है कि भाई टाइगर का जो एक्चुअल लाइफ है वो तो जंगल में है, हमने तो उसे बंद कर रखा है पिंजरे में, इसलिए तो वो गुस्से में। टाइगर ये कहना चाहता है। अब अगर यहाँ हम राइमिंग स्कीम देखें तो शैडो A, ग्रास B, होल C, पास ग्रास का राइमिंग है तो B, यानी ABCB। जो राइमिंग स्कीम हमने पहले वाले स्टैंजा में देखा वही राइमिंग स्कीम दूसरे वाले में भी है। यहाँ भी इंजैम्पमेंट का यूज हुआ है। नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो रहा है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के। यहाँ एलिट्रेशन का यूज हुआ है। प्लम्प, पास, ये दोनों शब्द के पहले जो लेटर हैं दोनों का साउंड जो है वो एक है, सेम है, इसको एलिट्रेशन बोलते हैं। इमेजरी तो यूज हुआ ही है भाई, पोएट इमेजिन ही तो कर रहा है टाइगर की एक्टिविटीज़ के बारे में, जैसे लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, ये सब इमेजिनेशन है, इमेजरी है। तो इंजैबमेंट, एलिट्रेशन, इमेजरी। Now come to the third stanza. He should be snarling around houses at the jungle's edge. जंगल के किनारे पर मौजूद गांव में जो घर हैं वहां उसके आसपास जाकर उस टाइगर को गुर्राना चाहिए था। Bearing his white fangs, अपने नंगे नुकीले दांतों को दिखाकर लोगों को डराना चाहिए था। हिज क्लॉज, उसके पंजे, टेरराइजिंग द विलेज। तो ही वुड टेरराइज पीपल, ही वुड हैव टेरराइज पीपल, टेरराइज्ड पीपल विथ हिज शार्प टूथ एंड क्लॉज इफ the tiger would have been free. He would have snarled around the houses located at the outskirts of the forest. Outskirts सीमा क्षेत्र को बोलते हैं,
जंगल के सीमा क्षेत्र के आसपास जो गांव है वहां जाकर ग्रामीणों को उसे डराना चाहिए था। ये उसका स्वभाव में है। इट इज इट्स इंस्टिंक्ट, हिज इंस्टिंक्ट। अपने नुकीले दांत, अपने पैने पंजे, इन्हें दिखाकर वो ग्रामीणों को डराता। लेकिन कहाँ? ही इज कॉन्फाइंड इन अ स्मॉल केज इन अ जू। यहाँ तो वो एक छोटे से किसी जू के पिंजरे में कैद हुआ पड़ा है। वर्ड मीनिंग स्नार्लिंग का मतलब वार्निंग साउंड्स मेड बाय एनिमल्स। बेयरिंग मतलब अनकवर्ड। फैंक्स शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स को बोलते हैं। टेरराइजिंग यानी फ्राइटनिंग, डराना किसी को, ये मतलब हुआ। इसका भी देख लेते हैं भाई। राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम तो वही है ABCB, एक बार पहले भी मैं समझा चुका। एंजैबमेंट यहाँ भी यूज हुआ है। लाइन कंटिन्यू हो रहे हैं नेक्स्ट लाइन में बिना किसी पंक्चुएशन मार के। हाँ, यहाँ पर एक नया पोएटिक डिवाइस जो हमें दिख रहा है वो है ओनोमैटोपिया। साउंड क्रिएटिंग वर्ड का अगर प्रयोग किया जाए तो उसे ओनोमैटोपिया बोलते हैं। यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड है? स्नार्लिंग, SNARLING। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। लेकिन वो तो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल से बने हुए किसी दीवार के अंदर कैद है। ही इज अ स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। उस कंक्रीट की दीवार के अंदर बंद होने की वजह से उसकी जो ताकत है, उसका जो फेरोशियसनेस है, वो भी बंद है। वो क्या कर सकता है? उस छोटी सी दूरी में सिर्फ टहल सकता है, चहलकदमी कर सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो उसे देखने आते हैं उन्हें वो इग्नोर करता है, उन्हें वो नहीं डराता, उन्हें डराने की कोशिश नहीं। His power is restricted by the keys. Therefore, he never tries to terrorize the visitors, as he cannot attack on them. तो इस स्टैंजा में पोएट ये कहना चाहता है कि टाइगर इज कॉन्फाइंड इन अ स्ट्रॉन्ग सेल, देयरफॉर हिज फेरोसियसनेस is also behind the bars. He never tries to terrorize the visitors, as he know he cannot attack on them. His power is restricted within the concrete shell of zoo. His power is restricted by the cage. He can just walk a few steps. Therefore, he never tries to terrorize the visitors, and he ignores them. It is the explanation of this stanza. Concrete means building material, building made of bricks, cement and sand and water. Rhyming scheme ABCD again, ABCB. यहाँ पर टाइगर के लिए ही का प्रयोग किया गया, पर्सनिफिकेशन हो गया। बिहाइंड बार्स, दोनों शब्द जो हैं वो बी एक जैसे साउंड से शुरू हो रहे हैं, तो एलिट्रेशन। नाउ कम टू द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स। रात्रि के पहर में वो पेट्रोलिंग की जो गाड़ी, बस उनकी आवाज सुनता है। वो पेट्रोल का मतलब होता है टू गार्ड, PATROL। पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल है, PATROL। टू गार्ड, टू विजिल, किसी चीज की रक्षा करना, किसी चीज पे नजर रखना, टू विजिल, VIGIL।
तो पोएट कहता है इन द नाइट द टाइगर हियर्स द साउंड्स ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, द व्हीकल्स विच आर यूज्ड टू गार्ड एट नाइट, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलिंग कार्स. In the night, tiger hears the sounds of these vehicles. He then stares at the shining stars with his shining eyes. अपनी चमकती आंखों से आकाश में चमकते टिमटिमाते हुए तारों को वो एकटक देखता है. स्टेयर, लुक स्टीडली, लगातार देखना, एकटक देखना. The tiger is sad as he is confined in the cage, so he cannot do anything. Therefore, he just stares at the stars in the night and tries to divert his thoughts towards them. But still, he is in deep sorrow as he is not free. Again, rhyming scheme is ABCB. Enjambment is again used alliteration. He hears and he personification. So I have explained line by line. I have also explained difficult words, explanation, summary of this poem. So listen my video again and again. And if you have any query regarding any chapter, you may contact to me